Hello and a very warm welcome to everyone out there. Today we start with a new topic that is emerging trends and technologies in digital business. So we've already studied in our various videos, previous videos, and you can go to my playlist and of e-business and check it out. We've already discussed the what is e-business, what are the various advantages and disadvantages of using the various e-business technologies, what are the security threats, and how can these security threats be overcome. Now today we discuss about the various emerging trends, that what as in how can this business be developed, what are the various technologies that can be used so that the amount of profit over the doing business over the internet increases all the more. So the first topic that we're going to discuss is ECRM. We know what is CRM. All of those you who have studied marketing, or as for that matter, even if you haven't, CRM is a simple thing. It is customer relationship management. कैसे आप कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप मैनेज करते, वही हुआ CRM. और इसमें आप ई लगा दो तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक CRM. तो जहाँ भी आप इलेक्ट्रॉनिक जब हो गया तो आप कैसे इलेक्ट्रॉनिकली कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हैं. नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी रिटेल शॉप में आप जाएं, CRM क्या करता है, वो मैक्सिमम टाइम वो कोशिश ये करता है कि वो जो अब हम लोग ट्रेडिशनल CRM अगर देखें तो कोशिश ये क्या करता है कि वो आपके सारे डेटाबेस को कलेक्ट करे, वो आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को दे. इफ़ यू रिमेंबर, यू गो टू एनी शॉप, राइट, आप शॉप में जाओ तो वो आपसे आपके मोबाइल नंबर का लेते हैं, मोबाइल नंबर फीड अप करते हैं, उसके बाद आपको बिल निकाल के देते हैं. एट टाइम्स देर इज़ अ बुक रिटन ऑन द टेबल जिसमें आपको अपना फीडबैक लिखना होता है. ये एक तरह का CRM हुआ. दैट इज़ कस्टमर के साथ आप कैसे अपना रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, जितना कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, जितना कस्टमर को लगता है कि उसके सारे डिमांड्स फुलफ़िल हो रहे हैं, उतना ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस, जो कॉर्पोरेट का परफॉर्मेंस या इफ़ेक्टिवनेस बढ़ता है. ठीक है, ये अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक CRM. दिस इज़ जस्ट जिसमें पहले जो CRM जो जो शॉप था, जो डेटाबेस मैनुअली बना रहा था, अब ये सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गया. इलेक्ट्रॉनिक CRM में क्या होता है, आपका जितना ये जो सारा डेटाबेस जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनिकली बनता है, और ये सारा का सारा जो होता है कंप्यूटर में सेव्ड होता है. अब ये ऑनलाइन सेल्स होते हैं, मार्केटिंग, सर्विस स्ट्रैटेजी, जिससे क्या होता है, आप दिस इज़ यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कस्टमर्स, to attract them, and the most important thing is to retain them. सो अब वेरियस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके ECRM सॉफ्टवेयर जो होता है, वो सारे जो कस्टमर्स होते हैं उसकी प्रोफाइल्स और हिस्ट्री क्रिएट करते हैं. जो भी इंटरेक्शन हुआ है, जितनी बार उन्होंने परचेज़ किया है, वो सारे क्रिएट करते हैं. उसके बाद आप उसको सेव करके रखते हैं. आप किसी शॉप में देखिए, इसमें आपने कार्ड बनाया है अपना, तो जितनी बार आप कार्ड बनाते जितनी बार आप शॉप करते हो, अगर आप कार्ड यूज़ करते हो, तो क्या होता है, आपका जो जितने पॉइंट्स एडअप होते चले जाते हैं, साथ ही साथ आपका डेटाबेस क्रिएट होता चला जाता है. एंड इफ़ यू रिमेंबर, आपके बर्थडे पे सबसे पहला SMS वो शॉप से आता है, तो दैट सो एंड सो शॉप विशेज़ यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और विशेज़ यू अ वेरी मेरी क्रिसमस, और विशेज़ यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी, वट एवर इट इज़. ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेजमेंट करने का तरीका हुआ. अब इसमें ECRM सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में पहला क्या है, वट आर द फॉलोइंग फीचर्स विच हैज़ टू बी इनकाउंटर्ड. पहला है कस्टमर मैनेजमेंट. तो पहला क्या है कि जितने भी कस्टमर का जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा चीज़ वो लोग सेव करके रखते हैं. जैसे मान लीजिए, जो हम लोग कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं, तो जब भी हम कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई करते हैं. देन दे आस्क यू अबाउट द वॉट एवर योर डिटेल्स आर, मतलब जो उनका ऐसी चीज़ सेव वॉट एवर योर क्वेरीज यार. और जितने भी आपके पिछले क्वेरीज रहे हैं, जितने भी आपके पिछले प्रॉब्लम्स रहे हैं, और जितनी बार आपने जिन लोगों से बात की है, वो सारा चीज़ वो लोग सेव करके रखते हैं. बहुत सारे कस्टमर केयर से तो वापस आपको फीडबैक कॉल भी आता है कि जिस कस्टमर एग्जीक्यूटिव से आपने बात की है, उसको आप कैसा रेट करते हैं. इससे क्या पता चलता है कि वो कितने अच्छे से कस्टमर जो भी है, वो आदमी जो एग्जीक्यूटिव है, वो कितने अच्छे से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने में ही इज़ देयर. दिस इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक CRM, नो. नेक्स्ट इज़ नॉलेज मैनेजमेंट.
नॉलेजमेंट मैनेजमेंट क्या हुआ कि जो भी कस्टमर आपके पास, जो कस्टमर का इन्फॉर्मेशन है, उसका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, जो कॉपी में आप टेबल बनाते हैं ना, जिसमें सारे डेटा भर के रखते हैं, उसी को आप अगर आप उसको अगर आप कंप्यूटर में करके रखते हैं तो उसको डेटाबेस कहते हैं। तो एक सेंट्रलाइज नॉलेज डेटाबेस बनना ज़रूरी होता है, जिससे में सारे कस्टमर के इन्फॉर्मेशन होते हैं, जिससे वो कि जब भी ज़रूरत पड़े नीड कर हो सके उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, काम करने में भी आसानी होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि आपके जब सेंट्रलाइज कस्टमर डेटाबेस होता है, तो जब कस्टमर के पास अगर मान लीजिए एसी उसने परचेज़ किया और पहले भी उसको ये प्रॉब्लम आया हुआ है, पहले उसने किससे बात किया है, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, आपको फीडबैक कॉल आते हैं, उसको वो सब चीज़ जाना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द अकाउंट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि जितना जो भी कस्टमर्स हैं, उनके सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसकी जितनी सारी हिस्ट्री होती है, सारे चीज़ को वो लोग मेंटेन करके रहते हैं। केस मैनेजमेंट, इट कैप्चर्स द इंक्वायरीज एंड एस्केलेट्स प्रायोरिटी क्राइसिस एंड नोटिफाइज मैनेजमेंट ऑफ द अनरिजॉल्व इश्यूज। वही कस्टमर मैनेजमेंट कहीं देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो आप कस्टमर केयर में फ़ोन कर रहे हैं तो आपके इंक्वायरीज़ को वो लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रायोरिटी वाइज उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई कभी कभी क्या होता है, आप कॉल बैक करते हैं कि अगर आपके रेजोल्यूशन, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं किए, या फिर फॉर सम रीज़न उनके एंड से सॉल्व नहीं हो पाया, तो जो कंसर्न मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उनको इन्फॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव वही है कि कस्टमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैक टू बैक इंटीग्रेशन। बैक टू बैक इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि जितनी भी बिलिंग, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स जो भी हो रहा है रेलिवेंट कस्टमर का, जो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो भी कस्टमर का हो रहा है, वो ऐड होते जा रहा है वाया वेबसाइट्स एंड कॉल सेंटर्स। देन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। जितने भी रिपोर्ट जनरेट होते हैं, जितने भी कस्टमर बिहेवियर का जितना भी रिपोर्ट जनरेट होता है, जो भी बिजनेस क्राइटेरिया होता है, वट एवर इट इज़ डन, द रिपोर्ट इज़ क्रिएटेड अबाउट द वेरियस कस्टमर्स एंड इट इज़ केप्ट एट अ सेंट्रलाइज डेटाबेस, सो दैट वो लोग जो भी काम कर रहे हैं उनका काम कभी इंटरप्ट नहीं हो। साथ ही साथ अगर कोई नया क्वेरी आए तो उसको एट द अर्लीस्ट वो लोग they can solve it at the earliest. What are the direct benefits of ECRM? The direct benefits of ECRM are, पहला कि एक सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट हुआ, कि क्योंकि आपके पास इंटीग्रेटेड डेटाबेस है। सी, आप ऐसे सोचें, इफ़ यू टेक दिस एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल किराना शॉप, ठीक है, एक छोटा सा किराना शॉप है। वो किराना शॉप में जब वो एक छोटा सा किराना शॉप था, तब अगल बगल के सारे जो कस्टमर्स थे उसके पास आते थे, आसपास से आके लोग बात करके जाते थे, और सबको वो बाय फेस, बाय नेम, बाय एज, विद स्कूल, उनके बच्चे इन विद स्कूल, दे यूज्ड टू नो एवरीथिंग। धीरे धीरे क्या हुआ, वो किराना स्टोर बड़ा होता गया। जैसे जैसे वो किराना स्टोर बड़ा होता चला गया, तो अब वो उन्होंने फीडबैक, वो सारे कस्टमर का इंडिविजुअली सब चीज़ याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या क्या कंप्यूटर पे उन्होंने मेंटेन करना शुरू किया, सो दैट इट बिकम्स ईजी। आपके भी सिटीज़ में होंगे वो शॉप्स में जहाँ पे आपको रेगुलर मेल्स और या रेगुलर आपको मैसेजेस आते हैं कि अब आपका बर्थडे हो या जो भी हो, तो क्या होता है कि एक सर्विस लेवल का इम्प्रूवमेंट होता है। जब भी कुछ नया डिस्काउंट होता है, जब भी कोई नया सीज़न होता है, यू गेट अ कॉल फ्रॉम देम, वाई दे मेंटेन योर फ़ोन नंबर इन द सेंट्रलाइज डेटाबेस, राइट। ये सारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, हाउ इट हेल्प्स in enhancing your customer relationship. देन इससे आपकी रेवेन्यू बढ़ती है। रेवेन्यू बढ़ती है एज इन कि आप जो कस्टमर्स की लॉयल्टी, आप क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया है पोटेंशियल कस्टमर्स को जो आपके यहाँ हैं, फिर आपका जब भी डिस्काउंट हुआ है, आपका सीज़न हुआ है, कुछ नया आया है, आपने उन्हें रेगुलरली अपडेट किया है, तो एक होता है क्या कि जब अगर मान लीजिए उस समय उनकी ज़रूरत होती है तो दे कम ओवर, सो यू हैव बीन रिटेनिंग योर कस्टमर्स, एंड आपका एक प्रॉपर इंटरेक्शन, एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद दी कस्टमर्स चलता रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी रिटेल शॉप का, जो ऑनलाइन शॉप का, उसका रेवेन्यू बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी, इसमें ऑब्वियसली द प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि हमारी सेल बढ़ रही है तो हमारी सर्विस अच्छी हो रही है, तो एफिशिएंट वर्क हो रहा है, तो वर्क प्रोसेस अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिव बढ़ेगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अभी कस्टमर क्या जो भी क्वेरी है इमीडिएटली हैंडल्ड,
प्रायोरिटी वाइज उनको सेट कर दिया गया, उनको डील कर दिया गया, जो कस्टमर्स के जो भी इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व हो गए। तो व्हाट डू वी डू, जब भी हम लोग कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदने गए या मोबाइल खरीदने गए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो पहले एक बार तो पहले सबका कॉस्ट कंपेयर करते हैं, सारी कंपनीज और उसके फीचर्स देखते हैं। एंड वन ऑफ द क्राइटेरिया विच वी कीप इनटू माइंड इज़ कि इसका सर्विस सेंटर यहाँ है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो, शुड बी डेल्ट इमिडिएटली। पहले यहाँ पे जब मोबाइल, जब बहुत पहले जब मोबाइल्स यहाँ पे ख़राब हुआ करती थी तो वो कलकत्ता भेजा जाया जाता था। अभी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ डेल्ट हियर। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि जब अगर कोई प्रॉब्लम का इमिडिएट सोल्यूशन अगर निकल जाता है तो कस्टमर आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेशन। अगर ई कॉम ये जो ECRM सॉफ्टवेयर है, ये आपको हेल्प करता है कैंपेन्स को ऑटोमेट करने में, तुरंत तुरंत करने में, इसमें जिसमें आपके आते हैं टेली मार्केटिंग, टेली सेल्स, डायरेक्ट मेल, लीड ट्रैकिंग एंड रिस्पॉन्स। लीड ट्रैकिंग क्या होता है? ये लीड ट्रैकिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ द सोर्स ऑफ लीड इज यू फाइंड आउट, देन actively monitor where the leads are in the sales and marketing funnel and pursue the appropriate actions to move the lead to the next stage which is close to the sale। वो भी इसमें हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट करने में, कोड्स एंड ऑर्डर मैनेज कॉन्फ़िगरेशन करने में। दिस इज़ व्हाट इज़ ECRM। ECRM याद रखने का सिंपल सा तरीका है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड तो आपका काम बहुत सही जाएगा। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का तरीका होता है, और वही चीज़ जब आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बना लेते हैं जहाँ उनके सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं आप, और उनको रेगुलर उनसे इंटरैक्ट करते रहते हैं, उनके जो भी इश्यूज होते हैं उसे सॉल्व करते रहते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो मैनेजमेंट से बात करते हैं। तो जितने जल्दी आप कस्टमर सेटिस्फाइड खुश रहते हैं तो आपकी ऑब्वियसली सेल्स बढ़ती है, आप कस्टमर्स को रिटेन करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी, सर्विस सब बढ़ रहा है। सो ये जो चीज़ हो गया, ये आपका ECRM हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस इज SCM, ESCM बेसिकली। SCM क्या होता है? SCM इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे CRM था कस्टमर सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और आप इसमें E लगा दो, सिंपल इज इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब ऑर्गेनाइजेशन के पास आया टू तब तक कस्टमर के पास जो मटेरियल पहुंचा, उसे हम सप्लाई का चेन का मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट के सप्लाई के चेन के मैनेजमेंट को हम लोग SCM बोलते हैं। और जब हम लोग बोस बना दिए तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ESM बोलते हैं। तो क्या होता है? ESCM इज इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेट, ठीक है, और वेरियस प्रोसेसेस सो दैट द गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वट एवर इट इज फ्रॉम द सप्लायर टू द कस्टमर एकदम सही तरीके से पहुंच जाए। नाउ देयर इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन SCM एंड ESCM। देखिए ESCM में क्या होता है, बिकॉज ऑफ फॉर्जिंग न्यू रिलेशनशिप्स इन पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़। इसमें क्या होता है कि नए रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में ज़्यादा, क्योंकि आपका जब इलेक्ट्रॉनिकली आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका स्कोप बहुत वाइड है, लोग बहुत सारे आपसे जुड़ना चाहेंगे और जुड़ सकते हैं। तो क्या होता है, आप नए लोगों को नए पार्टनरशिप के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जब जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या होता है, क्योंकि हमें भरोसा है कि एक आदमी जिसने मेरा पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लाई चेन जो भी है, उसने मेरे सारे प्रोडक्ट्स को सेल किया है, और हम उसके पास जाएंगे तो मेरा प्रोडक्ट्स फिर से, मेरा सारा काम ठीक से चला जाएगा। और वी गेट न्यू प्रपोजल्स, आई एम नॉट सेइंग वी डोंट गेट न्यू प्रपोजल्स, बट वी टेंड टू बी सेटिस्फाइड विथ वट एवर विद द वे द थिंग्स आर गोइंग ऑन, और चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिकली जब आप काम करते हैं तो आपका जो स्कोप है वो काफ़ी बढ़ा देता है। तो क्या होता है कि इसमें आपके न्यू रिलेशनशिप बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ECM में आपके पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बनने के चांसेस होते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कॉस्ट सेविंग, क्योंकि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा आपका कमी हो रहा है, प्लस जाना आना जाना ये सब कम हो रहा है। देन इट इज़ शॉर्ट टर्म, ESCM जो है शॉर्ट टर्म कॉस्ट ड्रिवन बेनिफिट्स इसमें होते हैं, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स भी रियलाइज़ किए जा सकते हैं। और इस वाले में क्या होता है, ECM में क्या होता है, ऑटोमेटिक लीडरशिप विल बी स्ट्रक्चरली इफेक्टिव एंड कॉस्ट इनइफेक्टिव। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो
ऑर्गेनाइजेशन जब बनेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में तो लीडरशिप बनेगा, तो अगर आपका प्रॉपर चैनल्स में चल रहा है तभी आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें तो सीधा काम चल रहा है, आपका काम चलता चला जा रहा है सीधा डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद लॉजिस्टिक्स कंपनीज, देन अगेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, रिटेलर्स और कस्टमर्स के पास पहुंच जाए। ये एक कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द वेरियस प्लेयर्स ऑफ द चेन। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इन्वेंट्री कॉस्ट काफ़ी कम कर देता है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देयर इज 3 फ्लो: प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंस फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो क्या होता है, जो प्रोडक्ट, जो एक्चुअल आपका प्रोडक्ट है वो सप्लायर से कस्टमर तक पहुंचना है, ठीक है। और मान लीजिए कहीं कस्टमर, कहीं प्रोडक्ट में कहीं गड़बड़ी है तो वो जो है वो कस्टमर वापस करता है टू द सप्लायर। इंफॉर्मेशन फ्लो होता है जब आप ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्डर्स फ्रॉम, मतलब जो भी है, जैसे जैसे आपने अमेजन पे काम किया, ठीक है। इफ़ वी गो लाइक दिस, ठीक है, देन इट विल बी मोर क्लियर। गो विद दिस एग्जांपल। आपने अमेजन पे ऑर्डर किया, ठीक है। अब अमेजन पे आप जब ऑर्डर किया कि आपको एक बीबा का सूट लेना है, यू वांट टू बाय अ कुर्ती फ्रॉम बीबा। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अमेजन वाले ने बीबा को बताया कि उन्हें एक कुर्ती लेना है। अब बीबा के यहाँ से जब उनको ऑर्डर का कंफर्मेशन मिल जाता है तो वो कुर्ती को वेयर हाउस भेजते हैं। वेयर हाउस से वो जो भी है जो कंसर्न जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास भेजते हैं, उससे हमारे पास हो गया। ये प्रोडक्ट फ्लो हो गया। इन्फॉर्मेशन फ़्लो क्या हो गया, जब हमने ऑर्डर दिया अमेज़न में तो अमेज़न का जो है उसका ऑर्डर का कंफर्मेशन हमारे पास आया वाया एसएमएस एज वेल एज वाया मेल। फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी बीबा को, बीबा ने वापस कंफर्मेशन दिया अमेज़न को कि हमने ले लिया, हम ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं। बीबा वाले ने जब उन्होंने डिस्पैच किया तो एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने अमेज़न को भेजा कि अब उसका है, और हमें मैसेज आता है कि योर कंसाइनमेंट हैज़ बीन शिप्ड, यू कैन ट्रैक योर कंसाइनमेंट ऑन सो एंड सो। बीबा वाले अगर मान लीजिए खुद से अपने कुरियर वाले से अगर भेज रहे हैं तो वो कुरियर वाले को दे देते हैं। कुरियर वाले से भी हमें मैसेज आता है कि आप एज अ कस्टमर हमें मैसेज आता है कि आप जो भी है आप अपना कंसाइनमेंट ट्रैक कर सकते हो। आप खोले तो आपकी 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 कंसाइनमेंट कहाँ पहुँची है ये आपको मिल जाता है। देन फाइनेंस फ्लो जो होता है, जो हमने पेमेंट की अमेज़न को, मान लीजिए वहाँ पे कोई पेमेंट गेटवे सिस्टम है तो वो गया उसके पास, वहाँ से गया अमेज़न के पास, अमेज़न से गया बीबा के पास, ठीक है। बीबा से वॉटेवर वाला जो अगर कुरियर वाला है तो गया कुरियर वाले के पास। तो कैसे वो सारे कंसाइनमेंट्स जो हमने पे किए हैं, कैसा फाइनेंस फ्लो है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तीनों चीज़ चलता है साइमल्टेनियसली। प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, प्रोडक्ट का फ्लो, इंफॉर्मेशन, एंड इट इज़ वेल मैनेज, इलेक्ट्रॉनिकली वेल मैनेज। किसी को ज़्यादा इसमें परेशान होने का ज़रूरत नहीं होता है। एवरीथिंग इफ द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन फीडेड इनटू इट, बस उसमें आपको सॉफ्टवेयर में डालना है कि आपको एक कन्फर्मेशन हो गया है और आराम से काम चलता जाता है। इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं, इश्यूज़ तब आते हैं जब आप उसको ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं कि आपने जब ऑर्डर जनरेट किया है तो उसको एक्सेप्ट करना है और सही समय पे जो आपको एस्टिमेटेड डेट दिया हुआ है उसमें आपको भेजना है, ये आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मटेरियल रिलेटेड एक्टिविटी शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फुलफिलमेंट एंड डिलीवरी। जब अभी तो हमने अपने बात किया जैसे हम अमेज़न पे काम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा कंसाइनमेंट होता है जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली ही अपना जो डिजिटल मीडिया उन्होंने अपना कंसाइनमेंट के लिए बोला है, लेकिन वो समय पे आपकी डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। अगर फाइनेंस वो लोग ठीक से सॉल्व, यही आपके तीन फ्लो हैं: प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंस फ्लो। अच्छे से मैनेज हो गया, ECRM का जो सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज़ हो गया, वेल एंड गुड। और अच्छे से सॉफ्टवेयर अगर नहीं यूज़ हो पा रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एज सिंपल एज दैट। नाउ SCM क्या होता है, SCM यूजेस, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव स्टडी अबाउट इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। एक इंट्रानेट ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप किया हुआ है जिसके थ्रू एक दूसरे में इंफॉर्मेशन वो लोग भेज रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और हमने और उसी के थ्रू वो लोग चेक कर रहे हैं कि जितने भी उनके मटेरियल्स, जो प्रोडक्ट है, इंफॉर्मेशन है और फाइनेंसेस हैं, वो जिस तरीके से जाना चाहिए उस तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो आपके मैन्युफैक्चरर से होलसेलर टू कर रिटेलर, कस्टमर कैसे जा रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं,
ECRM ESCM for software is there, right? But there should be proper implementation of SCM. जो भी है आपका, अगर सॉफ्टवेयर का अच्छा जानकार रहता है, if there is a good person who understands the software properly, who knows how to coordinate things, it becomes much more easier. But if they are not coordinating among themselves, they set up boundaries and it becomes difficult. जो ई सप्लाई चेन है, इट इनेबल्स टू लिंक द सप्लाई टू द कस्टमर, और जो वेरियस इन्फॉर्मेशन, जैसे आई जस्ट सेड, जैसे हमारे हम लोग अमेजन के से काम कर रहे हैं, और जैसे अमेजन हमें भी अपडेट कर रहे हैं कि हमारा कंसाइनमेंट जो भी हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है, साथ ही साथ वो डिलीवरी वाले लोग भी हमें पहुँचा रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि हमारा सामान कहाँ कैसे पहुँचा है, तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस। एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं ई सप्लाई चेन के? पहले एफिशिएंसी बढ़ाती है, ऑब्वियसली। सी इफ इट्स लाइक कि अगर हमें बीबा से सच में ऑर्डर देना था, अगर तो शॉप में रहे तभी हम ले सकते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट समझें कि सारे के सारे एक शॉप ने कंसाइन पूरा ऑर्डर दिया, वो शॉप से फिर वहाँ से फिर आया, यहाँ पर डिस्प्ले में लगा, एंड देन वी वांट टू बाय, एंड बीच में सारे वेयर हाउसिंग वगैरह, देयर लॉट्स ऑफ स्टफ, और सारे सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है, सब चीज़ होता है। इसमें क्या है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है बस वही चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एफिशिएंसी बढ़ाता है, इन्वेंट्री रिड्यूस करता है, कॉस्ट रिड्यूस करता है, और ये जो होता है, जो आपके जो ESCM है, जो आप जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अपना इलेक्ट्रॉनिकली सप्लाई चेन को मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो अपने दे ऑब्वियसली हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। देन वी गेट जस्ट इन टाइम डिलीवरी, टाइम पे डिलीवरी होती है। अगर टाइम पे डिलीवरी होती है तो ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। देन इट रिड्यूसेस साइकिल टाइम, जो काम करने में टाइम लगता है वो रिड्यूस होता है। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ऑर्डर फुलफिलमेंट समय पे होता है, ऑर्डर मैनेजमेंट ठीक से होता है, डिसीजन मेकिंग फोरकास्टिंग सही से होता है, डिमांड प्लानिंग, वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे चीज़ अच्छे से होते हैं। देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पेपर वर्क, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक, सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली सब चीज़ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह आपके ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, कन्फर्मेशंस दिए जा रहे हैं वाया इंटरनेट, आप सब। तो पेपर वर्क जो होता है वो हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो या चाहे हम लोग के लिए, हमें कोई भी पेपर वर्क हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट हमें जो ऑर्डर भी जो हमें मिलते हैं उसे हम डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन करके देते हैं, उसमें भी हमें कहीं साइन करने की ज़रूरत नहीं है। So these are the two topics we studied. We studied about ECRM, that is Electronic Customer Relationship Management, and we studied about ESCM, that is Electronic Supply Chain Management. इसके बाद देखिए आता है E-tourism. E-tourism is what? Electronic tourism. ठीक है, अभी पहले क्या होता है, सी द बेसिकली जब आप रिटेलिंग कर रहे हैं, या जब आप जो भी कस्टमर, जो भी आप शॉपिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं, इट शुड ऑलवेज बी कस्टमर सेंट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ई बिजनेस बोलता है इट रिक्वायर्स अ कस्टमर सेंट्रिक व्यू एंड शिफ्ट फ्रॉम मास प्रोडक्शन टू मास कस्टमाइजेशन एंड फ्रॉम सेलिंग टू रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो क्या है, पहले क्या होता था कि शॉप में पूरा कोई भी फैक्ट्री में पूरा प्रोडक्शन हो गया, फिर वो अपना वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वेयर हाउसेस में और फिर शॉप्स में गया, वेरियस रिटेलर्स के पास गया। लेकिन अभी क्या है ना, दे से कि नो, अभी हमें शिफ्ट करना है, इस कॉन्सेप्ट को हटाना है और हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम मास प्रोडक्शन टू व्हाट, मास कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स जो भी आप चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उस हिसाब से हम कस्टमर करें और हम अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करें। ई टूरिज्म में क्या होता है, ई टूरिज्म इज समथिंग लाइक इट इंक्लूड्स ऑल द बिजनेस फंक्शंस, जैसे ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, फाइनेंस, EHM, सब चीज़ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपके ट्रैवल एंड टूरिस्ट पैकेज जो वगैरह जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। ठीक है, इसमें आपने जैसे इफ़ यू सी एग्जाम्पल ऑफ ई टूरिज्म कैन बी योर makeMyTrip.com, समथिंग लाइक दैट। उसमें क्या है, उन्होंने क्या किया, जितने भी ट्रैवल, टूर, हॉस्पिटैलिटी, केटरिंग, वो सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे आपके ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन आप सब चीज़ देख सकते हैं, फिर आप जा भी सकते हैं। इसमें क्या होता है, आउटकम्स ऑफ ई टूरिज्म है क्या, द बिजनेस, इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज द बिजनेस।
तो पूरा वैल्यू चेंज जो होता है वही एकदम चेंज हो गया है। अभी लोग स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनाते हैं विद टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और उसके बाद जो वेरियस टूर्स ट्रेवल्स पैकेज होता है वो डेवलप करते हैं। ये यूज़ करते हैं आपके इंटरनेट्स फॉर व्हाट, फॉर इंटरनल प्रोसेसर्स, एक्सटर्नेट्स फॉर एक्सटर्नल पार्टनर्स जो भी यूज़ करते हैं। देन ई टूरिज्म जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, दे हैव अ कॉम्पिटिटिव एज, और वो लॉन्गर टाइम में इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म में क्या हो गया, टेस्ट इज इंटेंजिबल, दैट इज इट कैन नॉट बी फिजिकली परचेज, वो परचेज और कंजम्पशन से अलग होता है। देयर इज पेरिशेबल इन्वेंट्री, हाई रिस्क एज इन साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल, ऑफन इन्वॉल्व होल फैमिली जाते हैं वहाँ पे। इंफॉर्मेशन इंटेंसिव एक्टिविटी होती है, इट इज़ जनरली डोमिनेटेड बाय स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइजेस। द हिस्ट्री ऑफ द लेंदी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है वो इसमें ख़त्म हो जाता है। प्रॉब्लम्स क्या है आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में, कि पहले क्या होता था कि पहले जो जो स्मॉल ऑपरेटर्स होते हैं वो काम करते थे, अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलती थी, प्राइसिंग का भी डिफिकल्टी होता था, प्लस मार्केट एसेसिबिलिटी बहुत लिमिटेड है था। ठीक है, अभी ड्राइवर्स ऑफ ई टूरिज्म क्या है, इकोनॉमिक नेसेसिटी, rapid advancements, and because of the various the number of hotels etc has increased, so क्या हो गया, आपका ease of access भी हो गया, आप उसको easily access भी कर सकते हैं, और reduce cost भी हो गया। अभी अभी आप ही सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं ट्रिवागो देयर नो, what does it do, it tells you to compare the various costs, various hotels का cost, and then go there। कोई जगह भी है, अगर आप मान लीजिए महाबलीपुरम घूमने जा रहे हैं, तो महाबलीपुरम घूमने जाने से पहले आप पूरा किसी साइट पे जाके उसकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या घूमने लायक है। वहाँ एक पर्टिकुलर होटल आपको पसंद आता है, तो उस होटल का कौन कौन क्या क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है, वो सारे चीज़ अवेलेबल है। प्लस वो उस होटल के अलग अलग साइट्स पे क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं, क्या क्या रेट्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, आप सारे कंपेयर कर सकते हैं। ये इसका आपको इजी हो जा रहा है। नाउ हिस्ट्री ऑफ आईसीटी इन टूरिज्म में पहला सेंट्रलाइज रिजर्वेशन सिस्टम, जो आपने हम लोग अब ऑब्वियसली एयरलाइंस हो या आपके बसेस के हों या आपके रेलवेज़ के हों, हम लोग सब कुछ अभी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसमें एयरलाइंस का स्टार्ट हुआ था 1960 में, उसके बाद होटल्स आया, और फिर वो डोमिनेट कर गया इंडस्ट्री को। एयरलाइन कंप्यूटर सिस्टम वॉज द फर्स्ट टू बिकम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स डाला। एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड अमेडियस, सैब्रे एंड गैलीलियो। ओनर्स चार्ज फीस फॉर कमीशंस ऑफ पार्टिसिपेशन ट्रांजेक्शन टू। मिड 90s में हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस वर इन टूरिज्म। उसके बाद हुआ DMS आया, डेट इज़ डेस्टिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपके इंफॉर्मेशन वॉज लोकली अवेलेबल, इट वॉज सीजनल, जब आपके टूरिस्ट होते थे तो उसमें हेल्प हुआ। फॉर मैनी ईयर्स इंडस्ट्री वॉज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल सप्लाई, ब्रोशर्स, वी से अलोकेशन, टेलेक्स, अभी टेलेक्स टू फैक्स टू ईमेल अब आ चुका है। देन फंड्स जो होते हैं वो आपके इंटरनेशनली भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रैवलर्स चेक्स हो गए हैं, ट्रैवलर्स चेक्स रिप्लेस हो गए हैं। SMT डोमिनेटेड, SMT मतलब क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। पहले स्मॉल एंड मीडियम साइज सेल्स इंटरप्राइजेस थे, अभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थे स्लोली टेकिंग अप, एंड अपटेक पुश बाय द कस्टमर्स के लिए ईजी हो जाता है ऑनलाइन सब चेक करके। देर आर वेरियस साइट्स वेयर ट्रिप एडवाइज़र, जहाँ पे आपको एडवाइस करते हैं, तो अलग सब जो कस्टमर्स के रिव्यू डाले रहते हैं उसके हिसाब से आप पढ़ के अपना ट्रिप डिसाइड कर सकते हैं। ट्रिप एडवाइज़र के थ्रू कौन सा आपका सबसे बेस्ट जगह है अभी घूमने के लिए, टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट स्पॉट, दैट इज़ व्हाट इज़ ई टूरिज्म। नो ना बेनिफिट्स ऑफ ICTs इन टूरिज्म में पहला आता है कि स्मॉल बिजनेस जो है अब बहुत इंटरनेशनली, आपको टूरिस्ट जो सीज़न होता है उसमें पहले से 6 मंथ्स प्रायर पहले से बुकिंग चलती रहती हैं। आपके पहले क्या होता था, बना के लोग रख दिया, जो भी इन्वेंट्री लोग लेकर रख दिया। अभी अनवांटेड इन्वेंट्री नहीं रहती, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही रहती है। कस्टमर्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से अपना पैकेज डिसाइड कर सकते हैं, और किसी को वो ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने किया ऐसे किया, वो खुद ही से अपना पैकेज ही बना सकते हैं।
अभी में इंटरमीडिएटरीज पहले बहुत होते थे, अभी उन लोगों को हटा के वो लोग खुद से अपना कर सकते हैं। इंटरनेट जो होता है वो ब्रांड इन्फोर्समेंट एनलार्जमेंट एक्सपेंशन का काम कर रहा है। नाउ क्लटर इज़ नो मोर अ प्रॉब्लम। सी क्लटरिंग वॉज क्या होता कि सब बहुत सारा चीज़ एक जगह लोग इकट्ठा कर दिया, अब क्लटर वाला प्रॉब्लम नहीं हो गया। अभी इंटरनेट जो है वो सब चीज़ अलग अलग करके दिखा दे रहा है, आपको जो चीज़ पसंद है आप वहाँ से सिलेक्ट करो। फिर होता है सेट प्राइस इन रियल टाइम टू हेल्प में प्राइस डिमांड। देन आपका मैनेजमेंट बढ़ गया है, प्रॉफिट्स बढ़ गई हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बढ़ गए हैं। और जिस जिस हिसाब से जिसको जो पसंद है उस हिसाब से लोग जाके अपना काम कर सकते हैं। जो डिफरेंट कस्टमर प्रोडक्ट्स हो गए हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सारा चीज़ बढ़ गया है। दिस इज़ वॉट इज़ ई टूरिज़म। ई टूरिज़म इज़ बेसिकली जो भी टूरिज़म ऑलरेडी चल रहा था आपका वो अब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। टूरिज़म में पहले आपकी अगर चार धाम यात्रा ही होती थी, अभी चार धाम यात्रा भी जो होती है वो भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिकली बुक करके चले जाते हैं। क्या होता है इससे, आप हर एक जगह जाओ, वहाँ जाके होटल्स बुक करो। अब आप घर बैठे पहले अपने होटल्स बुक कर लो, अपने ट्रैवलिंग अलाउंसेस देख लो, आप कहाँ से कहाँ कैसे आपको जाना है आप वो डिसाइड कर लो। आप सब चीज़ कर लीजिए, उसके बाद आगे जाइए। तो क्या होता है, ये यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन द टूरिज़्म हैज़ हेल्प टू इंक्रीज द टूरिस्ट सेक्टर। पहले लोग घर में ज़्यादा छुट्टियां मनाते थे और जनरली अपने पेरेंट्स एंसेस्ट्रल हाउस ऐसे ही जाते थे। अभी लोग टूरिस्ट स्पॉट्स पे ज़्यादा छुट्टियां मनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक अनसर्टिनिटी जो थी कि वहाँ पे पता नहीं कैसा क्या रहेगा, वेदर से लेके होटल से लेके आपके शॉप से लेके एंड एवरीथिंग is available, right from taxi booking everything is available and everything can be done electronically. So ये आपका इलेक्ट्रॉनिक, अभी तो आपका स्पिरिचुअल टूरिज्म भी आ गया है, जहाँ पे बोध गया वगैरह में आपके यही सारे जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट आते हैं या फिर जो अलग अलग स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हैं, दे ऑल्सो बुक इलेक्ट्रॉनिकली through internet and then go to different places. So this information and telecommunications has increased the accessibility. Next is e-tenders. ई टेंडर्स क्या होता है, अभी किस डिफरेंट गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक जैसे हमारे इंडिया में हर एक स्टेट का अपना अपना साइट है और हर एक साइट पे ना एक टेंडर करके उनका एक अलग से आप देखिएगा जैसे मेनू वगैरह होता है ना, वैसे एक टेंडर्स करके रहता है। उसके अलावा भी होता है जैसे यही वाला टूरिज़्म ही आप देख लो, तो टूरिज़्म करके अलग साइट है और टूरिज़्म में भी अलग से टेंडर्स हैं। अभी जो पहले टेंडर्स क्या होते हैं, टेंडर्स होते हैं कि जब भी कोई आदमी को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी और से कोई काम कराना है तो वो टेंडर मंगवाते हैं। एज इन टेंडर, वो लोग टेंडर बोलते हैं टेंडर भरने के लिए, जिसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, फाइनेंशियल बिडिंग होती है, वो सारे पेपर्स वो लोग मांगते हैं और जो जो कंपनीज क्वालिफाई हो करती हैं उस हिसाब से उन्हें काम दिया जाता है जब जो किसी किसी एक कंपनी को। तो पहले क्या होता था, पहले पेपर वर्क बहुत लंबा प्रोसेस होता था, जहाँ पे पेपर में नोटिस निकलता था, उसके बाद लोगों को ड्राफ्ट वगैरह बना के या कैश पेमेंट करके ऑफिस से टेंडर पेपर्स देने होते थे। देन उनको सारे टेक्निकल पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते थे। द फाइनेंशियल अलग बिट होना था, टेक्निकल बिट खुलता था, जो टेक्निकली क्वालिफाई करते थे उन्हीं के फाइनेंशियल्स बिट खुलते थे और उसके बाद उसमें वो लोग बिडिंग करके अपना टेंडर्स भरते थे। लॉट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व एंड लॉट ऑफ टाइम इन्वॉल्व। अभी क्या होता है, अभी ई टेंडर्स हो जाते हैं। ई टेंडर्स में क्या होते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट वाले जो ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग सारे टेंडर्स जो आपके साइट पर डाल देते हैं, उनके साइट पे पेपर में निकला, आपके न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर या जो भी न्यूज़पेपर में निकला, उसके बाद वो साइट पे आ गया। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत सारे हैं वो लोग क्या करते हैं, इधर वो लोग बोलते हैं ई टेंडर्स निकाल के बोलते हैं आप भर दो पेपर आके फिजिकली ऑफिस में, या बहुत सारे पेपर वर्क अवॉइड करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि सारे जितने स्कैन डॉक्यूमेंट्स वो आप अपलोड कर दो। उसके बाद जो टेक्निकली क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हीं को फाइनेंशियल बिडिंग के लिए बुलाते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे ना देयर इज़ मोर स्पीडी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और इसमें काम समय का रिड्यूस होता है, आपका एनर्जी रिड्यूस होता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है। इससे सप्लायर्स और जल्दी अच्छे से काम कर पाते हैं और आपका पेपर वर्क जो होता है वो आपका रिप्लेस हो गया विथ इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेटेड थिंग्स। टेंडर जल्दी काम ख़त्म हो जाता है।
जल्दी हो जाता है काम। टेंडर टेलर एंड ई टेलर टेंडरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय सॉफ्टवेयर टेलर replace these manual paper based tender processes with electronically facilitated processes based on best tendering practices to save टाइम एंड मनी। यही चीज़ है जो हमने आपको अभी बताई है। इसमें एक सॉफ्टवेयर का नाम उन्होंने बताया है विच इज़ कॉल्ड टेंडर टेलर। है यही कि एक बहुत ही ये बहुत लंबा, मान लीजिए एक सरकार का ही, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका सरकार का रोड कंस्ट्रक्शन का काम है। तो जब उनका रोड कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो एक टेंडर निकालते हैं कि हमारे रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, जो तो जिस जिस कंपनीज ने जिसके पास ये कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस या स्पेसिफिकेशंस वो देते हैं, उनके पास ये स्पेसिफिकेशंस है, वो लोग काइंडली इसको आप लोग टेंडर्स भरें। अभी क्या होता है कि ई टेंडर में क्या होता है कि वही ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास वो स्पेसिफिकेशंस है, वो ई टेंडर का डॉक्यूमेंट लेके जो भी अमाउंट है उसमें क्रेडिट करके, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे भी वो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें, पेमेंट करके वो लोग अपना जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वो लोग ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। सब ऑनलाइन वो लोग अपलोड करते चले जाते हैं, और उसके बाद जो जो स्पेसिफाई जो उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हीं के फाइनेंशियल बिड की ओपनिंग की जाती है। इससे फ़ायदा क्या हो गया? फ़ायदा ये हो गया आपका टेंडर साइकिल टाइम रिड्यूस हुआ, एज आई सेड, फास्ट काम होता है, फास्टर रिस्पॉन्सेज होते हैं टू द क्वेश्चंस एंड क्लैरिफिकेशंस, बिकॉज वंस द टेंडर इज़ नॉट देयर, नो, कि जितने सारे चीज़ अपलोडेड है, देयर विल बी अ कॉलम विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज आंसर, प्लस आपके चैट बॉक्सेस रहते हैं जिसमें आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। देन आपका अगर अगर पेपर वर्क जाता है तो एक लेबर इंटेंसिव टास्क हो जाता है, जहाँ पे एक जन को ऑफिस में पूरा टाइम रहना है, जिसे उन्हें टेंडर का पेपर देना है, रिसिप्ट लेना है, रिकॉर्ड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारे काम ख़त्म। देन द पेपर ट्रेलिंग और टेंडरिंग एक्सरसाइजेस, कॉस्ट वगैरह सब कम हो गए। ऑडिट ट्रेल जल्दी बढ़ती है, टेंडर स्पेसिफिकेशन और सप्लायर रिस्पांस फास्ट होता है, क्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि टेंडर स्पेसिफिकेशन में कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए उन्हें 5 डॉक्यूमेंट्स कुछ जमा करने हैं, तो 5 डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं तो उनका एक्सेप्ट हो जाता है। सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और 5वें में सोचते हैं कि चलिए वहाँ जाके हम लोग देखेंगे, तो नॉर्मली कभी कभी पेपर वर्क सिर्फ चलता है तो लोग ऐसा करते भी हैं, तो ये सब वो लोग नहीं कर सकते। क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी क्वालिटी की मैनेजमेंट होती है। ये ई टेंडरिंग जो होता है ये बहुत एक टेक्निकल सोल्यूशन है अराउंड बेस्ड ऑन ईमेल एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे सारे सिक्योर लॉगिन होता है, ऑथेंटिसाइजेशन होते हैं। आपके जो पेपर्स आप सबमिट कर रहे हैं, जो आपके कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं, वो किसी और को लीक भी नहीं किया जाता है। आपके पेपर्स रहते हैं, इट इज़ नॉट टोल्ड टू समबडी एल्स। एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें आपके पेपर ही बच रही हैं, समय बच रहा है और जल्दी जल्दी काम भी हो रहा है। इट इज़ अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेथड जिसमें जो आपका वैल्यू इवैल्यूएशन फंक्शनैलिटी वगैरह बढ़ रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ई लर्निंग। ई लर्निंग, लर्न करना, हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, उसे ही हम ई लर्निंग बोलते हैं। और ये जो ई लर्निंग जो वर्ड है, ये बेसिकली क्या होता है, इफ़ वी टॉक प्री कोविड एरा, मतलब कोविड से पहले वाले का समय का बात करें, तो ई लर्निंग वाज बेसिकली एडल्ट लर्नर सेंट्रिक, एज इन जब लर्नर चाहता है, जब जो सीखने वाला चाहता है, तभी वो इलेक्ट्रॉनिकली जाके वेरियस कोर्सेज को पिकअप करता है या वेरियस कोर्सेज जानता है और उसके बाद सीखने की कोशिश करता है। अभी तो ई लर्निंग आफ्टर कोविड द चिल्ड्रन इज ऑल्सो मेड टू डू देयर ऑनलाइन क्लासेस नाउ। तो ई लर्निंग हैज़ नॉट जस्ट लर्नर सेंट्रिक, इट इज़ ऑल्सो द टीचर सेंट्रिक एंड एवरीथिंग। तो आपका जो ई लर्निंग जो होता है, ये ई लर्निंग आपके वेरियस एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट पीपल हु हैव गिवन अलग अलग डेफिनेशंस फॉर ई लर्निंग। जैसे अकॉर्डिंग टू मिस्टर हॉल, ई लर्निंग इज़ डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे पार्ट हो या होल, बाय वेब ब्राउज़र, इंटरनेट और इंट्रानेट, या मल्टीमीडिया यूज़ करके। E-learning also, according to Mr. Rosenberg, e-learning is the use of internet technologies. उसके बाद ये एक नेटवर्किंग, इंस्टेंट अपडेटिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन therefore possible. Me and you talking, basically me talking and then you listening, it is also e-learning. हम इसे ये यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, हम एक ऐप पे इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे,
फिर जब ज़रूरत होगी तो इसे अपडेट करेंगे, वो उसमें स्टोर हो जाएगा। आप जब चाहें उसको देख सकती हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और जब चाहे एक्सेस करके अपना उससे पढ़ सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ ई लर्निंग, नो। इसमें आपका एंड यूज़र व कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू एंड यूज़र तक अपनी बात पहुंचानी होती है और इट इज़ फोकसिंग ऑन लर्निंग। ठीक है, जो इट इज़ फोकसिंग ऑन लर्निंग, ये बेसिकली ना लर्नर सेंट्रिक इसलिए भी होता है और हम लोग जनरली एडल्ट सेंट्रिक इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि एडल्ट एजुकेशन वगैरह में क्या होता है, बीइंग एन एडल्ट लाइफ, नो, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कभी भी जाके आप पढ़ लो। तो जब आपका लर्नर सेंट्रिक हो जाता है, एडल्ट सेंट्रिक हो जाता है, ये अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जैसे स्वयं में होते हैं या फिर कोई भी देख लें आप, पीडीएक्स वगैरह होता है, या यही वाला यूट्यूब होता है। तो जब आपके पास टाइम है, क्योंकि हम लोग घर पे हैं, घर के बहुत काम हो जाते हैं, तो जब आपके पास टाइम हो, आप लो, देखो, पढ़ो, उसको देख के नोट्स बना लो, तो इट बिकम्स मच मोर ईजियर, राइट। ई लर्निंग में क्या है, ऑब्वियसली एक कंप्यूटर चाहिए होगा या मोबाइल चाहिए होगा, आपको आपके ट्रेनिंग मटेरियल्स चाहिए होंगे, आपको इंटरनेट चाहिए होगा, राइट। ये वेब बेस्ड एक्टिविटी है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है और आपका वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड होना चाहिए। देन यूजेस आईसीटी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, राइट। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो लर्निंग का प्रोग्राम है, ये ऐसा होना चाहिए कि लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम, इफ़ आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो अगर ई लर्निंग ही है तो इट शुड स्पेसिफाई कि किस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये सेंट्रिक है, एज इन किस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को वो टारगेट कर रहे हैं, किस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को वो समझने की या डील करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी एक टॉपिक, एक सिंपल सा टॉपिक आप कम्युनिकेशंस ही ले लें, तो कम्युनिकेशंस का लेक्चर अगर हम डिज़ाइन करेंगे, अगर हम क्लास 10 तक के बच्चों के लिए डिज़ाइन, 5 तक के बच्चों के लिए डिज़ाइन करेंगे तो डिफरेंट होगा, 10 तक के बच्चों के लिए डिज़ाइन करेंगे तो डिफरेंट होगा, ग्रेजुएशन के लिए डिज़ाइन करेंगे तो डिफरेंट होगा, और अगर प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन करेंगे तो डिफरेंट होगा। तो ई लर्निंग भले ही आपका है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप लर्न कर रहे हो, लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स कौन है, हु इज़ योर ऑडियंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रेजेंटेशन में होता है कि कौन से ऑडियंस को आप केटर कर रहे हैं, उस हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन बनाएं। उसी तरह से आप कौन से आपके स्टूडेंट्स हैं, किस एज ग्रुप के आपके स्टूडेंट्स हैं, उस हिसाब से वीडियोस बनते हैं। ई लर्निंग इज़ द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, एज वी नो कि ऑब्वियसली एजुकेशन को आपका लर्निंग मटेरियल्स और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को, जितने भी रिसेंट मोस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, उसको अडाप्ट करके जो कोर्स बनाना चाहिए। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग। पहला है, ये लर्निंग सेंट्रिक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो लर्नर कैसा है, जब चाहे जब जिसे अवेलेबल हो वो बैठ के पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि क्योंकि इतने सारे ये चीज़ इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इट इज़ नॉट दैट यू गो थ्रू वन वीडियो एंड यू सेटिस्फाइड, नो। एज लॉन्ग एज यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन गो टू ट्रिलियन वीडियोज़, लॉट्स ऑफ वीडियोज़ अवेलेबल ऑन एनी टॉपिक, सो यू कैन गो थ्रू अ लॉट ऑफ वीडियोज़। ये एक फ्लेक्सिबल लर्निंग है, जो आप डिस्टेंस एजुकेशन जैसे इग्नू वगैरह के थ्रू जो होता है, या आपके आईएमटी गाज़ियाबाद या सिम्बासिस वगैरह के थ्रू जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, तो ये आप वो भी देख सकते हैं। ई लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे आप टीचर्स और लर्नर्स सब कोलैबोरेट करके काम करते हैं। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट ई लर्निंग के लिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो जो चीज़ें यूज़ हो सकती है वो आप कर सकते हैं। इट इज़ पर्सनलाइज, एज आई जस्ट सेड, कि किसको, कौन आपका ऑडियंस है, कौन आपके स्टूडेंट्स हैं, उसके ध्यान में रख के उसको उसका बी टेलर मेड टू देयर नीड्स, हम वो आप जो वीडियोस या लर्निंग जो भी है आपका बनाते हैं। देन ई लर्निंग इज़ ऑलवेज ऑल्सो इन्वॉल्व्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेज में, जैसे अगर हम इफ़ आई डू दिस वन, देन आई से कि आप अपना कमेंट्स छोड़ दें। कभी होता है क्या कि आपका जूम वगैरह पे चलती है मीटिंग, या फिर कभी कभी ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है, तो दे आर वेरियस टूल्स जिसमें इंटीग्रेट करके मैनेज स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट एक साथ काम कर सकते हैं, राइट। नाउ ई लर्निंग इज समथिंग एज ऑफ नाउ नो लाइक ऑल ऑफ अस आर डीलिंग विथ, सब लोग हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जैसे स्वयं तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का ही खोला हुआ है, एमएचआरडी का ही खोला हुआ है, टू एंड इट वाज मच बिफोर कोविड एरा, सो दैट द टू हेल्प द पीपल स्पेशली द एडल्ट्स वंस टू गो फॉर द लर्निंग कोर्स, तो ई लर्निंग इज देयर। नाउ नेक्स्ट इज ITES। ITES का मतलब होता है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस। अब देखिए, यू डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड, इज़ वेरी सिंपल। कोई भी टेक्नोलॉजिकली आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, उस ट्रेडिशनल काम में क्या कर रहे हैं, आप बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर कर रहे हैं, ताकि उसमें कंप्यूटर सब डाल दे रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर कर रहे हैं, उसमें आईटी इनेबल कर दे रहे हैं। तो क्या हो गया, जब आईटी इनेबल्ड हो गया तो वो आपका वैल्यू एडिशन हो गया। जो वैल्यू एडिशन हो गया तो वही उसी को आईटीएस कहते हैं, और आपकी सर्विस डिलीवरी जो होती है वो बेहतर हो जाती है। इट इज़ जस्ट वेब इनेबल्ड और रिमोट सर्विसेज इनेबल्ड, जिसके कारण एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है। एज सिंपल एज दैट। तो ITS क्या होता है, इट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, जहाँ पे आपकी जो आउटसोर्सिंग ऑफ द प्रोसेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इट कवर्स अ वाइड एरिया लाइक फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, सब चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला बिजनेस स्ट्रेटजी को बढ़ाना, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करना। अब देखिए, इंडिया में what actually it is that we have a pool of services, as in skilled laborers बहुत अवेलेबल हैं, जो बिकॉज ऑफ द मास अनएम्प्लॉयमेंट लो स्टाफ कॉस्ट भी होता है। इंग्लिश इफेक्ट स्पीकिंग वर्कफोर्स है, वी हैव कंड्यूसिव पॉलिसी एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट इज़ इट ट्राइज टू प्रमोट ITS की, ताकि हमारी जो हो सकते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके। नाउ देयर आर डिफरेंट सर्विसेज ऑफरिंग ITS, दैट इज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में, these are the examples which are given. You can go through medical transcription, document processing, data entry, data warehousing, IT help, desk services, application development, ERP, telecommunication services, इस सब चीज़ में जो आपका IT enabled हम लोग यूज़ करते हैं। बस यही है, ट्रेडिशनल सब कोई काम चल रहा है, उसको आप बिजनेस प्रोसेस के साथ री इंजीनियरिंग करो ताकि वो IT इनेबल्ड हो जाए, वैल्यू बढ़ गई उसकी तो आपको बेहतर सर्विस दे रहा है। दैट इज़ व्हाट इज़ IT इनेबल्ड सर्विसेज। नेक्स्ट इज BPO। BPO वॉज इन बूम वन अपॉन अ टाइम। लाइक BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब अभी क्या होता है, कॉन्सेप्ट इज़ लाइक कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रहा है। अब मान लीजिए एक उसका एक कस्टमर हैंडल करने का काम होता है। तो जब कस्टमर हैंडल करने का काम होता है तो वो वाला पोर्शन जो कॉल सेंटर वगैरह जो होते हैं, तो उस पोर्शन, उस बिजनेस वाले पोर्शन को क्या क्या उन्होंने किसी दूसरे को दे दिया। अब इससे क्या हो गया, इसे बोलते हैं बिजनेस के प्रोसेस को हमने आउटसोर्स कर दिया, किसी थर्ड पार्टी को काम करने के लिए दे दिया। अभी वो आपका पेरोल इंक्लूड हो सकता है, HR इंक्लूड हो सकता है, और अभी तो HR प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज़ इन, जो लोग HR प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, तो BPA क्या होता है, इससे समय भी बचता है, कॉस्ट भी बचता है। एज एन इफ यू थिंक अबाउट अमेरिका, इफ एन अमेरिका इज़ अ कंट्री, of course it is a country, but what I'm saying is that if America is there and there's an organization working, ठीक है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। अभी एक कॉल सेंटर के लिए भी अगर मान लीजिए उन्हें 50 एम्प्लॉयज़ कॉल सेंटर में रखने पड़े, तो उन्हें उतने पैसे देने पड़ेंगे, उनसे काम करा, उनको उतना आपको PF देना पड़ेगा, और जो डिफरेंट जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी देने पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या किया, ये बिजनेस प्रोसेस को उन्होंने इंडिया आउटसोर्स कर दिया। इंडिया में क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग लोग काफ़ी हैं, स्किल लेबर काफ़ी है, और लो कॉस्ट में अवेलेबल है। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस BPOs खुल गए। बच्चे जो ग्रेजुएट होके या 12th के करके सब उन्होंने BPO में ज्वाइन किया। अभी जो HR वाले जो है वो भी उनका प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी पेमेंट करना वो भी उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो कस्टमर बेस है वो पूरा डील कर दे रहे हैं, एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो क्या होता है, ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस का कोई भी एक पोर्शन आउटसोर्स कर देता है, यानी किसी और को दे देता है, ताकि वो लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है ताकि वो लोग काम कर सकें। अभी एक होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ BPO वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी की क्या उन्हें डिफरेंट चाहिए। बाकी इसमें और आता है आपका नॉलेज प्रोसेस और आउटसोर्सिंग एंड लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसमें हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में
बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग जहाँ पे पेरोल एचआर आपका जाते हैं। दूसरा फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग जहाँ पे आपके जैसे आप टाटा स्काई में फ़ोन करो, ठीक है, टाटा स्काई में आप फ़ोन करो तो वो लोग जैसे आप टाटा स्काई में फ़ोन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, फिर वो सब चीज़ आपके जितने भी टेक्निकल सपोर्ट है वो सारे चीज़ वो आपसे बात करेंगे, देन फीडबैक लेंगे और फिर आपके क्वेरी को वो लोग रजिस्टर करके आपका कंप्लेन को रजिस्टर करके बोलेंगे आर टेक्नीशियंस विल विजिट यू इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो ये जो फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग होती है इसे फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग कहते हैं। नाउ इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ऑफ श्योर, नियर श्योर एंड ऑन श्योर आउटसोर्सिंग। ऑफशोर आउटसोर्सिंग मतलब हो गया कि जब आप किसी कंपनी में भेजते हैं, मतलब आउटसोर्स करते हैं जो सेम कंट्री में ना हो, जैसे अमेरिका से इंडिया आया। नियर सोर्स आउटसोर्सिंग होती है जब बगल बगल कंट्री में, इंडिया से चाइना गया, चाइना से इंडिया, बगल बगल है। और ऑनशोर आउटसोर्सिंग होती है जिस कंपनी में, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में उस उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस वहाँ पे अपना वो वाला पोर्शन का आउट जो भी वो एक पोर्शन ऑफ द वर्क, एक पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उन्होंने आउटसोर्स करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ हो गया कि अब उन्होंने जो जो उनके जो एक पोर्शन जो भी उनके काम का है वो आउटसोर्स कर दिया और जो एक्चुअली जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ता है, कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज मोर एंड द teams are more focused on what the core competencies are and they work on what the actual company stands for। डिसएडवांटेजेस हो जाता है क्या कि एक थर्ड पार्टी पे आप ज़्यादा डिपेंड करने लग रहे हैं। लाइक सेकेंड, आपने जैसे मान लीजिए ऑफशोर कर दिया है एंड दोज आर द पीपल हु डू नॉट नो व्हाट योर कंपनी वर्क्स प्रॉपर्ली। तो अगर उनके पास अगर ठीक से नॉलेज नहीं है और अगर वो टेक्निकल इश्यूज से डील करें जैसे फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग है तो कभी कभी कस्टमर के मन में डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। देन द फोकस इज ऑन लेस ऑफ क्वालिटी एंड मोर ऑन कॉस्ट ऑफरिंग स्टाफ। एग्जाम्पल्स जो हमने आपको बताया कि आपने जो अमेरिका वाले ने इंडिया को दे दिया कॉल सेंटर्स वाला, टाटा स्काई का एग्जांपल आपको बताया, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। नेक्स्ट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे कॉल सेंटर वाले में था जो बिजनेस प्रोसेस था तो जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है वही सारे चीज़ वो लोग ऑफशोर करते हैं या आउटसोर्स करते हैं। नॉइज प्रोसेस में क्या बेस्ड में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस वो लोग आउटसोर्स कर रहे हैं इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज, रिजल्ट से, एनालिसिस से, उस सब से रिलेटेड है, ठीक है। Now these subsidiaries can be different countries or geographical locations and in this is done in order to save the resources or the cost, ठीक है। तो जो जितने भी पेरेंट कंपनीज होते हैं वो आपके बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं जब वो छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन जब वो नॉलेज बेस्ड, रिसर्च बेस्ड या कंसल्टेंसी बेस्ड ऐसा कुछ वो लोग आउटसोर्स करते हैं तो उसे हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इट इज़ ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हाई लेवल टास्क को लिया जाता है, टेक्निकल नॉलेज एक्सपर्टाइज यूज़ किया जाता है और जो दूसरी कंपनी में उन्हें भरोसा है कि वो बहुत अच्छे, उसी की सब्सिडरी कंपनी है मान लीजिए या फिर दूसरी कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। BPO services we know is outsourcing of activities of the core activities, non-core activities, or KPOs is what is a subset of BPO. Now these are the various notes which you can go through, which is this will be provided in the as a description, as a link in my playlist. Please go through the notes if you want to. और ये एडवांटेजेस ऑफ KPO है, पहले है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सब आपके पैसे बचा रहा है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो शुरू करता है तो उसके एक ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो स्टार्ट करता है, उसकी अपनी एक कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, उसके कुछ उसका अपना एक यूएसपीज होता है जो उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है वैसे वैसे आपके काम बड़े होते हैं, HR डील करना होता है, मार्केटिंग डील करना होता है, एडवर्टाइजिंग डील करना होता है, आपके प्रोडक्शन डील करना होता है, सेल्स, इतने लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू डील। तो जो चीज़ आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज है उसी पे वो कंसंट्रेट करती है, जो बाकी बिजनेस उनके बढ़ते चले जा रहे हैं, बाकी काम उन्हें बढ़ते चले जा रहे हैं, उसे वो आउटसोर्स कर रहे हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है।
देन अगर आप KPOs का अपने बेस्ट और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हैं तो आप बेस्ट टैलेंट के पास भेजें तो और भी बेहतर रहता है। आप अपने फोकस कर सकते हैं अपने कोर कॉम्पिटेंसीज पे, एंड देयर इज़ ऑफ कोर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। Now, benefits of e-commerce we've already discussed in our first slide or the second video, जहाँ पे benefits and drawbacks limitations हमने benefits basically discuss किया था। अभी ई-कॉमर्स क्या होता है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है, बेटर पार्टनर्स मिलते हैं, वर्चुअल इंडस्ट्रीज़ बन जाती है, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ बन जाती हैं। देन आपकी जो CRM जो होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक करते हैं आप, वो बेहतर होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कारण आपका अगर इलेक्ट्रॉनिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं तो इफ़ेक्टिव रहता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। और दिस ई-कॉमर्स हैज़ टोटली रेवोल्यूशनाइज द वे वी बाय प्रोडक्ट्स एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। अभी पुल टाइप वाला ज़्यादा चेन मैकेनिज्म वो लोग कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। आउटले ऑफ कैपिटल इज देयर, रिसिप्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बिजनेस प्रोसेस को इंजीनियर करते हैं आप BPOs कर सकते हैं। देन टेलीकम्युनिकेशंस, लोग टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट अगर लैंड्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छे चीपर रेट में आप बेहतर बेनिफिट कर सकते हैं। कस्टमर को क्या फ़ायदे हुए, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस इन वन ऑफ वीडियोस। इसमें है कि आपका 24/7 अवेलेबिलिटी रहता है, ज़्यादा चॉइसेस रहते हैं, मोर वेंडर्स रहते हैं, कस्टमर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो आपके शॉप पे मिलते हैं, जो MRP पे मिलते हैं, वो कम प्राइस यहाँ मिल जाते हैं। डिजिटाइज प्रोजेक्ट वी हैव स्टडीड अबाउट डिजिटल गुड्स, वो अवेलेबल होते हैं। सब्सक्रिप्शन वगैरह आप ले सकते हैं, जैसे यूट्यूब का है तो यूट्यूब का प्रीमियम आप ले सकते हैं। देन देयर इज़ नेटफ्लिक्स एंड देयर इज़ अमेजन स्टफ। देन व्हाट हैपन्स इज कि कस्टमर्स को रेलिवेंट और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कैसे कैसे आप कंसाइनमेंट मूव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वर्चुअल ऑक्शंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अलग अलग जगह का, जैसे ट्रिवागो और सब है, उसमें आप अलग अलग जगह का होटल रेट्स कंपेयर कर सकते हैं। देन यू कैन गो थ्रू पॉलिसी, आपके डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आप पॉलिसी बाज़ार पे कंपेयर करके पॉलिसीज़ बाई कर सकते हैं। सब्सटेंशियल अकाउंट डिस्काउंट्स आप कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स बेहतर हो सकती है। एक बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाता है जहाँ होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स सब कोई अच्छे से काम कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स टू द सोसाइटी, ट्रैवलिंग कम है तो पोल्यूशन कम है आपका। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जा रहा है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और रूरल एरियाज़ में जो बहुत सारे जो शॉप्स नहीं हैं, तो अभी बिकॉज ऑफ ई-कॉमर्स आपके घर में चीज़ें पहुंच जा रही हैं। देन पब्लिक कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट एक्सेट्रा वो बढ़ रहा है। देन इट डेवलप्स द कंट्रीज एंड रूरल सर्विसेज आर ऑल्सो गेटिंग बेटर। नाउ दिस तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। व्हाट वी कम टू इज द ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई-कॉमर्स। नाउ ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ ई-कॉमर्स आर, पहले टू ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स एंड सोसाइटीज़। ठीक है, पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया कि अभी ई-कॉमर्स जो है वो एक सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लैक करता है। अगर मान लीजिए कहीं पे हैकिंग हो जाती है, कहीं पे सिक्योरिटी थ्रेट, हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है एक वीडियो में, अगर कहीं सिक्योरिटी थ्रेट हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो सकता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन वी हैव टू कैच अप विद द टेक्नोलॉजी, लगातार बिकॉज टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इज़ टोटली गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। तो जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है हमें कंटिन्यूसली उसके साथ अडेप्ट करते रहना है। ये हमारे पे प्रेशर रहता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो जल्दी जल्दी इनोवेट करें, नए बिजनेस मॉडल्स को लाए, नया काम करें। तो ये उन पे एक कंटिन्यूस प्रेशर बना रहता है।